प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर से मैं बीएस यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सरस्वती ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम 4th चैप्टर की बात कर रहे हैं और उस 4th चैप्टर में अब हम कुछ आखिरी पड़ाव पे है, यानी कि कुछ 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, उन्हें हम तरीकों से सीखते हैं। चलिए, अभी तक मैं आशा करता हूं कि जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए उनके बेसिस के सभी न्यूमेरिकल्स तुमने एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी निकाल लिए होंगे रूप से। यदि कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारे पास जो टॉपिक होने वाला है वो है संधारित्र में संचित ऊर्जा। अभी तक हमने संधारित्र पढ़ा, आज हम उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज उसमें संचित ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। आओ बात करते हैं कि संचित ऊर्जा क्या होती है। देखिए बच्चों, जब हम किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है। उसको आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है और यही कार्य उसकी वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही कार्य उसकी वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो आओ बात करते हैं। मैं सबसे पहले एक संधारित्र मानूंगा। तो संधारित्र मैंने कुछ माना इस तरह से, आप ध्यान से समझते जाएं। मैंने संधारित्र माना कुछ इस तरह से। ये मान लो एक संधारित्र है जिसकी 2 प्लेटें हैं। इसमें प्रत्येक प्लेट का मैं क्षेत्रफल मानूं तो मैंने माना इसका क्षेत्रफल a है, तो इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी वही हम आगे चलते हैं, कितनी d। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है। अब बच्चों, यदि मैं इस संधारित्र की प्लेटों को q आवेश से आवेशित करूं तो इस पे प्लस q आवेश दिया मैंने, इस पर कितना आवेश आ जाएगा, -q आ जाएगा। ध्यान से समझना, इसको प्लस q आवेश मिला और इसको -q आवेश। यदि इस संधारित्र की धारिता C है, C क्या है, धारिता। C क्या है बच्चों, धारिता। यदि संधारित्र की धारिता C है तो और यदि प्लस q आवेश देने पर प्लेटों के मध्य विभवांतर में मानता हूं कुछ देर के लिए v'। कितना मानता हूं, v'। तो प्लस q आवेश देने पर हमारे पास में q आवेश द्वारा आवेशित करने पर विभवांतर आए प्लेटों के बीच में v'। तो हम जानते हैं q बराबर होता है cv के। q नहीं, हमारे पास आवेश कितना है, स्मॉल q इक्वल्स टू धारिता कितनी c, विभवांतर कितना v'। तो यहाँ से v' की वैल्यू आएगी q/c। जी हाँ, v' की वैल्यू आएगी q/c। ये बात तो आप समझ गए होंगे कि यदि मैं संधारित्र को q आवेश से आवेशित करूं और आवेशित करने पर विभवांतर हो v', तो इस v' की वैल्यू को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, v' इक्वल्स टू q/c। ठीक है, मैंने इसे इक्वेशन दी फर्स्ट और अब मैं आगे बात करता हूं। बच्चों, यदि मैं बात करूं अब इस आवेशन की कंडीशन में, मैं बात करूं किस धनावेशित प्लेट से एक मैंने छोटा सा भाग लिया dq आवेश, जिसको मैंने लिखा dq। क्या लिखा, dq। एक छोटा सा अल्पांश लिया, आवेश का छोटा सा हिस्सा लिया मैंने dq आवेश, और ये था ऋणात्मक। ये कैसा था, ऋणात्मक था बच्चों। कैसा था, ऋणात्मक था। इस ऋणात्मक आवेश को इस धनावेशित प्लेट से हटा करके मेरे को पहुंचाना है ऋणावेशित प्लेट तक। कहां तक पहुंचाना है, ऋणावेशित प्लेट तक। इस dq जो आवेश था इसको यहां से हटा करके, ये देखो अट्रैक्ट कर रहा होगा, प्लस का है ना, तो आकर्षित कर रहा है, तो इसको हटाने में हमें बल लगाना पड़ेगा, और बल लगाना पड़ेगा तो हमारे द्वारा क्या किया जाएगा, कार्य। तो इस dq आवेश को यहां से यहां तक कितने विभवांतर पर, v' विभवांतर पर यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य यदि वो dw, कितना हो, dw। तो मैं dq, dw और v' के बीच एक रिलेशन जानता हूं। जी हां, dq, dw और v' के बीच एक रिलेशन जानता हूं। बताओ क्या होता है भाई, dq ये लिखेंगे हम dq अपॉन dw
इक्वल्स टू 1 अपॉन वी डैश, या फिर ऐसा ना करके आप ये भी लिख सकते हो एकांक धनावेश पर किया गया कार्य क्या होता है, विभवांतर। तो मैं इसको कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ, dw कार्य किया हमने कितने पर, dq आवेश पर, और विभवांतर कितना था, v डैश। ठीक है, तो ये मेरे पास आई समीकरण 2, ये समीकरण 1 है बच्चों, और ये समीकरण है 2। इन दो समीकरणों का ही हम यूज करेंगे। इन दो समीकरणों को एक बार आप ध्यान से देखें, इन दो समीकरण का ही हम यूज करेंगे। एक तो v डैश इक्वल्स टू q अपॉन c, और दूसरा है हमारे पास में क्या, dw अपॉन dq बराबर v डैश। आया, dw क्या है, एक dq अल्पांश वाले, एक dq छोटे से आवेश ऋणावेश को धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर ले जाने के लिए किया गया कार्य कितना है, dw। तो dw अल्प कार्य है, किसको, dq आवेश को ले जाने में कितने विभवांतर पर, v डैश विभवांतर पर। अब आओ बच्चों आगे मैं बात करूं, तो इसी को मैं लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखें, इसी को मैं लिख सकता हूं क्या, यहां से मैं dw की वैल्यू निकालूं तो प्यारे विद्यार्थियों ये आएगी v डैश dq आएगी। समीकरण 1 से v डैश की वैल्यू रख दो आप, तो आएगी dw बराबर q अपॉन c dq। इसे मैंने दिया समीकरण 3। तो ये किया गया थोड़ा सा कार्य है, एक अल्पांश को ले जाने में, dq आवेश को ले जाने में किया गया कार्य आया dw, और ये q के टर्म में और c धारिता के टर्म्स में आया। अब हमें कुल कार्य करना है, क्योंकि वही कार्य तो उसकी ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अरे वही कार्य तो उसकी ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो हमें कुल कार्य निकालना है। तो कुल कार्य निकालने के लिए हम समीकरण 3 का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, समाकलन करेंगे। आओ बढ़ते हैं, ये चीज हमने सीखी है, आगे बढ़ते हैं। हमें लिखूंगा समीकरण, मैं लिखता हूं समीकरण 3 का, समीकरण 3 का समाकलन करने पर, मैंने लिखा समीकरण 3 का समाकलन करने पर। अब वो समाकलन करते हैं, तो इसका तो होगा dw, समाकलन किसका, dw का इक्वल्स टू समाकलन dq किसका, q अपॉन c का। ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूं बच्चों, इसका पूरे का समाकलन आएगा तो कितना आएगा, w। अब यहाँ लिमिट को मैंने मिनिमम कार्य तो कितना हो सकता है, सॉरी यहाँ होगा dw, मिनिमम कार्य तो कितना हो सकता है इसका, 0। अधिकतम कितना माना मैंने, w। वैसे ही इस प्लेट को मैं आवेशित करूं तो मिनिमम आवेशित तो निरावेशन की कंडीशन में तो 0 होगा, और अधिकतम आवेश में मान लेता हूं कितना, q। कितना आवेश, q, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से q। तो यहां से तो w आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 1/c तो आ जाएगा कॉमन, 1/c तो आएगा कॉमन, अंदर बचा q dq। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने समाकलन में आपको समझाया था x की पावर n dx का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। 11th में हमने सीखा था x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसी से मैं इसका समाकलन करूं तो हमारे पास q का समाकलन होगा, q की पावर कितनी है, 1, तो 1 प्लस 1 2, डिवाइड में कितना 2, तो इसका समाकलन आएगा बच्चों हमारे पास 1/c, समाकलन आया q²/2, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से q तक, 0 से q तक। अब मैं इसकी लिमिट्स को रखना चाहूं तो कुछ इस तरह से होगा, w = 1/c, ध्यान से देखना, w = 1/c, और ये बन जाएगा q²/2 - 0, यानी कि हमारे पास किया गया कार्य आया q²/2c। किया गया कार्य w कितना आया, q²/2c। एक बार इस बात को आप ध्यान से समझें, मैंने किया क्या है, ध्यान से देखें। सबसे पहले एक संधारित्र माना, उसको मैंने स्मॉल q आवेश से आवेशित किया, तो दूसरे प्लेट पे भी -q आवेश आया। अब मैं धनावेशित प्लेट से dq आवेश को ले जा रहा हूं, कितने विभवांतर पर, विभवांतर था मेरे पास v डैश, यहां धनावेशित से लेके जा रहा हूं ऋणावेशित में। तो भाई किया गया कार्य मैंने माना dw, तो dw की वैल्यू होगी कितनी, dw की वैल्यू होगी dw/dq बराबर v डैश।
तो यहीं से वैल्यू आई dw बराबर v डैश dq। ठीक है, अब इस v डैश की वैल्यू हम धारिता की टर्म से निकाल सकते हैं यहां से, और मैंने बताया था q इक्वल्स टू होता है cv, q इक्वल्स टू होता है cv। तो यहां से जब हम वैल्यू q तो था नहीं हमारे पास, बड़ा क्यों नहीं है, कितना था आवेश स्मॉल q, तो स्मॉल q इक्वल्स टू c धारिता विभवांतर कितना स्मॉल q पर v डैश, इसलिए हमने लिखा v डैश। तो v डैश की वैल्यू आई बच्चों q अपॉन c। हम इन वैल्यू को रखते हैं यहां पर, तो dw की वैल्यू आती है q अपॉन c dq आया। फिर मैंने इसका क्या कर दिया, समाकलन कर दिया, और जैसे ही समाकलन किया तो मिनिमम कार्य तो होगा 0 और मैक्सिमम मैंने माना w, इसलिए कार्य की जो लिमिट आई, कार्य की जो लिमिट आई वो आई 0 से w। ठीक है, आवेश की जो लिमिट है मिनिमम निरावेशन की कंडीशन हो सकती है, यानी 0 आवेश, अधिकतम मैंने माना कैपिटल Q, तो यहाँ 0 कैपिटल Q 1/c आ जाएगा कॉमन Q dq। Q का समाकलन हम करेंगे तो हम जानते हैं x की पावर n dx का समाकलन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। वैसे ही Q अकेला है, Q का समाकलन होगा q²/2। C का समाकलन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्रत्येक संधारित्र की धारिता निश्चित होती है, धारिता धारण करने की क्षमता को दर्शाती है, और वो क्या होगी, डेफिनेट होगी, इसलिए 1/c तो बाहर आ गया और Q का समाकलन आया q²/2। जब हम इसमें लिमिट्स को पुट करते हैं तो अपर लिमिट क्या है q, तो ये होगा q²/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, इसलिए आएगा 0। तो यहाँ पे आया हमारे पास q²/2c, और ये आया किया गया कार्य। जी हाँ बच्चों, ये क्या है हमारे पास किया गया कार्य। अब देखो मैं इसी किए गए कार्य को और किस रूप में लिख सकता हूँ, इसी किए गए कार्य को मैं लिख सकता हूं। देखो W आया हमारे पास q²/2c, ये आया, तो पहला रूप तो किया गया कार्य हो गया, ये किया गया कार्य ही ऊर्जा में संचित होता है, इसलिए मैं इसको मान लेता हूं क्या U, तो U इक्वल्स टू हो गया q²/2c, और यही उस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होगी, यही उस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होगी। ये C है बच्चों, यही उस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होगी। अब मैं इसको अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकता हूं, कैसे समझो, हम जानते हैं Q इक्वल्स टू होता है CV के, अरे हम जानते हैं Q इक्वल्स टू होता है CV के, तो यहां से मैं या तो Q की जगह क्या रख दूं CV, तो इसका दूसरा रूप आएगा U इक्वल्स टू Q की जगह रख दूं CV, तो c² v²/2c। तो बच्चों एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 1/2 cv², 1/2 cv², यानी कि ये रिलेशन दर्शाता है ऊर्जा का किस किस के बीच में, आवेश और धारिता के बीच में। ये दर्शाता है किसके बीच में, धारिता व विभवांतर के बीच में। ठीक है, अब और कुछ भी रख सकते हो क्या, q/v रख दूं किसकी जगह, c की जगह, यानी कि इसी रिलेशन से मैं निकाल करके लाऊं c q/v, यानी कि मैं c को हटाना चाहूं तो फिर इसका दूसरा रूप नजर आएगा हमारे पास, और दूसरा रूप कुछ इस तरह से आएगा क्या, u इक्वल्स टू q²/2, c की जगह क्या रखा बच्चों हमने q/v, v कहां चला जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा, और एक q से एक q कट जाएगा, तो हमारे पास आया 1/2 qv, 1/2 qv। ठीक है, तो ये अलग अलग रूप हुए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये पहला दूसरा और तीसरा। तो संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है ना, उसको हम 3 रूपों में देख सकते हैं। एक बार इसे ध्यान से देखिए आप, हमने क्या समझा है। पहले तो हमने देखा कि संधारित्र में संचित ऊर्जा कैसे निकाली जाती है, उसका तरीका हमने जाना। एक बार इसको ध्यान से देखें क्या किया है, बाकी आप समझदार हैं। देखिए एक बार हमने किया क्या इसके साथ में और कैसे वैल्यू निकाली। ऐसे ही हमने दूसरा पॉइंट सीखा था, फिर क्या दूसरा पॉइंट हमने सीखा था क्या कि इस ऊर्जा को हमें अलग अलग रूपों में कैसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास 3 डेफिनेट रूप आए इसके, एक तो आया u = q²/2c, या फिर u = 1/2 cv², या फिर u = 1/2 qv। ठीक है, समझ गए होंगे। तो इस
तो इस रूप को देखते हुए हमारे पास संधारित्र में संचित ऊर्जा का पता चलता है कि उसमें कितनी संचित ऊर्जा है। समझ गए क्या? तो हमारे पास आया v u की वैल्यू आई q² अपॉन 2c। एक बार यहां तक नजर मारो।